हमने पूरे मुल्क में कई ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ अपने MOU किए जिन्होंने अंडर सेक्शन 2F एंड 12B की मान्यता प्राप्त की है। और अगर हम अंडर सेक्शन 2F एंड 12B के इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले रहे हैं तो हमारे 40 से 45 हज़ार आने की संभावना सरकार के जरिए है। अब कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप उनको खाने रहने की रकम क्यों नहीं दे देते। कि रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की मुहिम संकल्प का मिशन भारत की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना है। स्कूल में हमारी ट्रस्ट कोई योजना लेकर नहीं आने जा रही है। हमारा मिशन किसी भी स्कूल को खोल करके चलाना नहीं है। मेरा मानना है कि वो हर कोचिंग जो 9 से 5 चल रहा है वो स्कूल को डैमेज करने की एक बेहतरीन व्यवस्था है जिसके ऊपर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम हो, X30 हो, X80 हो, X30 हो, X60 हो, नॉट एन इशू। बट हमारी योजना संकल्प का किसी भी कोचिंग प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। योजना किसी से प्रभावित नहीं है, बल्कि कई प्रदेश के मुख्यमंत्री, कई प्रदेश के राज्य मंत्री और कई प्रदेश के दानिश्वर इस योजना से प्रभावित हुए हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज से पहले की अपलोड वीडियो के रिस्पॉन्स से ये ज़रूर लग रहा है कि रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की योजना संकल्प को आप देख रहे हैं और हमारी सीरीज़ को सुन रहे हैं, लोगों में शेयर कर रहे हैं। ये प्यार जो आपने हमें दिया है इसके लिए हम देश के हर उन लोगों का और देश में इस चैनल को शेयर कर रहे उन हर स्टूडेंट का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मुहिम को सपोर्ट किया इन चंद दिनों में। लेकिन कुछ सवालात आए जैसे पिछले की वीडियोस में कि अगर कोई छात्र रोजमाइन ट्रस्ट की तरफ से अगर अपने नामांकन को किसी स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कर लेता है तो उसको खाने रहने की रकम खुद देनी पड़ती है और एग्ज़ाम फीस खुद देना पड़ता है, जबकि ये रकम देने की भी कैपेसिटी उन छात्रों की नहीं है। इस पर कई सवालात आए और कई बार तो ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि आप फ़ोन क्यों नहीं उठाते। अगर हम सब बच्चों से ये कहें कि वो मेरी छोटी सी अपील को रिस्पेक्ट करें कि वो हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज करें, व्हाट्सएप के ज़रिए उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, हमारे जो बैकएंड की IT टीम है वो उनको संपर्क करेगी और इस योजना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देगी। लेकिन हर बच्चे का फ़ोन उठाना या उनको फ़ोन पे ये समझाना मेरे ज़रिए पॉसिबल नहीं। लेकिन हमने आप तक अपनी पहुंच और मेरी पहुंच आप तक और आपकी मुझ तक हो जाए, कोई स्कैम ना हो बीच में, इसलिए मैंने अपने नंबर उसमें मेंशन किए। उन सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देना चाहता हूं कि यदि कोई छात्र ट्रस्ट के माध्यम से किसी जगह नामांकन ले लेता है और खाने की रकम उसके पास नहीं है, जैसे इंजीनियरिंग के कोर्स में, कई मैनेजमेंट के कोर्स में, लॉ के कोर्स में, HM के कोर्स में, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ जो छात्र सिर्फ इस वजह से अपने आप को इनरोल नहीं कर पाते हैं कि उनके पास खाने की रकम कैसे होगी, कैसे आएगी, यदि उनके पास खाने की भी रकम नहीं है और वो ख़ुद को ट्रस्ट के ज़रिए इन्वॉल्व करना चाहते हैं, इंगेज करना चाहते हैं, एडमिशन इनमें आना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके पास खाने रहने की रकम नहीं होने से वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ऐसे हालात में हमने पूरे मुल्क में कई ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ अपने MOU किए जिन्होंने अंडर सेक्शन 2F एंड 12B की मान्यता प्राप्त की है। और उसका जो फ़ायदा मिलना है छात्रों को वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें 3 लोगों पे लागू होती हैं, SC ST, OBC और माइनॉरिटी,
वो सारी स्कॉलरशिप के ज़रिए उनको जो स्कॉलरशिप आने की ज़रूरत है और जो आ सकती है वो इस सेक्शन के इंस्टीट्यूशंस में आएगी। यदि कोई छात्र सिर्फ खाने की रकम को लेकर के बहुत चिंतित है, तो अगर मैं उसका नामांकन इन सेक्शंस के इंस्टीट्यूशन में करा देता हूँ तो उस इंस्टीट्यूशन में उसकी सेंट्रल स्कीम वाली रकम, जो कि कम से कम 20 से 25 हज़ार या 30 से 35 हज़ार हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ मैंडेटरी स्कॉलरशिप, मोमा स्कॉलरशिप की, मैं बात कर रहा हूँ ओबीसी स्कॉलरशिप की, और मैं बात कर रहा हूँ SC ST की। इन तीनों को, जनरल को स्कॉलरशिप नहीं आती है, लेकिन इन तीन लोगों को जो स्कॉलरशिप आती है उसका फ़ायदा उस इंस्टीट्यूशन में उनको मिलेगा, जो रकम 40 हज़ार से 45 हज़ार तक भी हो सकती है। और हॉस्टल की रकम पूरे मुल्क में 60 हज़ार के आसपास है। अगर हम देखें कि हमें 60 हज़ार की रकम हॉस्टल में जमा करनी है, और अगर हम अंडर सेक्शन 2F एंड 12B के इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले रहे हैं, तो हमारे 40 से 45 हज़ार आने की संभावना सरकार के ज़रिए है। तो हम घर से 15 हज़ार और 20 हज़ार में खर्च करके हॉस्टल की रकम जमा कर सकते हैं। तो इस बार मैं उन छात्रों को अपील कर रहा हूं जो इन तीन कैटेगरी के हैं, ओबीसी, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी और SC ST। फिर से बोल रहा हूं, ओबीसी, माइनॉरिटी और SC ST, इन छात्रों की सेंट्रल स्कीम की सारी फंडिंग उस इंस्टीट्यूशन में रोकी नहीं जा सकती सरकार के ज़रिए, क्योंकि वो सरकार को इन सेक्शंस की अप्रूवल प्राप्त है। और वो छात्र जो जनरल कैटेगरी के हैं और इन कैटेगरीज़ की स्कॉलरशिप के पैरामीटर पे नहीं आते हैं, उन छात्रों को रोज़माइन ट्रस्ट द्वारा अगर कोई ट्यूशन फ़ीस की रिम्बर्समेंट और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए हम पहल कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी योजना है उन सारे जनरल कैंडिडेट के लिए। अब कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप उनको खाने रहने की रकम क्यों नहीं दे देते। हमने 2012 से 2013 के बीच में जिन भी छात्रों को खाना, रहना और एग्ज़ाम फीस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में डाला, उनमें से 70% बच्चे बीच में ही पढ़ाई ड्रॉप करके चले गए, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं लगा और पढ़ाई अपने आप में एक बहुत मेहनत का काम है। जब किसी का कुछ नहीं लगता तो वो ट्रस्ट की उन आई हुई स्कॉलरशिप की इज्जत भी नहीं करता। और दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि हम उस रकम को, जो रकम हमने बच्चों के ट्यूशन फीस में उनकी ज़िम्मेदारी उठाने के रूप में एक पहल की है, वो अपने आप में एक बड़ी पहल है, जिसके ज़रिए हम 11,000 छात्रों तक पहुंचना भी चाहते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि वो छात्रों को आप मदद क्यों नहीं करते जो छात्र पहले से ही इनरोल हैं और उनको किसी कारण से पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है। हमने बार बार कहा है कि रोज़माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की मुहिम संकल्प का मिशन भारत की ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना है। हम उन कैंडिडेट को इनरोल करना चाहते हैं जो 10वीं और 12वीं के बाद किसी पैसे के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं। हम उन छात्रों को अगर मदद करने लगे जो छात्र पहले से इनरोल हैं, तो वो इनरोल छात्रों को मदद करने में इस ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के इंक्रीमेंट का कोई लेना देना नहीं होगा। तो हम उन छात्रों की मदद करना चाहते हैं जो बिल्कुल 10वीं पास हैं और 12वीं पास हैं, चाहे वो 12th पास हो रहे हों कॉमर्स से, आर्ट्स से, साइंस से, बायो से, मैथ से। उनको सिर्फ 50% की एलिजिबिलिटी पर हम उनको ये स्कॉलरशिप मुहैया कराएंगे। और इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य सिर्फ ये होगा कि पढ़ने के बाद, कामयाब होने के बाद, वो छात्र जो इस योजना से जुड़ता है वो भी किसी एक छात्र को पढ़ाए और अपनी शादी में दहेज ना ले और ना ही किसी को लेने दे। इस संकल्प के साथ ये मुहिम आगे बढ़ रही है। कई लोगों ने हमें ये फ़ोन करके पूछा कि आप कोचिंग में उन बच्चों की मदद कीजिए, हम अपने इलाक़ों में कोचिंग खोलना चाहते हैं। कुछ लोगों ने कहा हम अपने इलाक़ों में स्कूल खोलना चाहते हैं। ये हमारे आवाम की एक अलग सी
हमेशा से आदत रही है कि हम एक ही इंसान से अपने जिस्म की हर बीमारी का इलाज ढूंढने लगते हैं। ये हमारे समाज की एक बहुत पुरानी, बहुत ही अजीब सी बात है कि वो समाज का हर एक सदस्य जो समाज को कुछ देना चाहता है, हम उससे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो या तो उस पहल में कामयाब हो जाता है और नहीं तो उसको हम बिना तहकीक के इल्ज़ाम का हिस्सा बना देते हैं। अब जैसे में कुछ लोग ये कहते हैं कि कोचिंग भी हम ही चला ले, स्कूल भी हम ही चला ले। हम कोचिंग भी एक पहल के तौर पे गांव में चलाएं ताकि बच्चे 10वीं तक आ सकें, और वही लोग वो अपील भी कर रहे हैं कि हम उनके गांव में स्कूल खोलें, जबकि वीडियो में ये संदेश बहुत ही क्लियर है कि हम स्कूल एक्ट जो ऑलरेडी भारत सरकार का 12 सेक्शन आर्टिकल 21A के तहत स्कूल एक्ट ऑलरेडी लागू करके स्कूल को फ्री किया गया है, हम उसको एग्जीक्यूशन में मदद करें सरकार की। हम स्कूल खोल करके कोई मदद नहीं पहुंचा रहे हैं सिवाय हम बिजनेस करने के। हम कोई ऐसी मदद नहीं लाने जा रहे हैं जो सरकार ने हमारे गांव के हर शहरों तक स्कूल खोल के पहुंचाने की कोशिश की है। तो हम स्कूल खोल करके शायद अपना एक व्यापार बनाना चाहते हैं। स्कूल खोल करके हम ये भले कह सकते हैं कि हम बहुत क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन जो हमने टीचर रखे हैं उसी स्कूल में जो हमने खोले हैं उनको 20,000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं दे सकते, और सरकार उन्हीं मोहल्लों में स्कूल के अंदर तकरीबन 50,000 रुपया 60,000 रुपये का तनख्वाह टीचर को दे रही है। और हम कह रहे कि हम 20,000 वाले टीचर से अपने स्कूल में क्वालिटी डिलीवर करेंगे, पर 50,000 वाले टीचर से क्वालिटी डिलीवर की उम्मीद नहीं कर सकते। क्या ये एग्जीक्यूशन का काम भी सरकार का था? तो हम स्कूल इसलिए नहीं खोल रहे क्योंकि स्कूल खोलकर समाज को हम शायद एक सरकार के कंपटीशन में एक बिजनेस खड़ा करने के लिए और व्यापार फैलाने के लिए एक योजना तो ला सकते हैं, पर हम सरकार के उस इम्प्लीमेंट को एग्जीक्यूट करने में कुछ नया नहीं कर रहे हैं। स्कूल में हमारी ट्रस्ट कोई योजना लेकर नहीं आने जा रही है। हमारा मिशन किसी भी स्कूल को खोल करके चलाना नहीं है। और दूसरा मकसद कि हम कोचिंग क्यों नहीं खोल रहे हैं, और कोचिंग में हम बच्चों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, कोचिंग के ज़रिए हम बच्चों को अच्छे प्रिपरेशंस क्यों नहीं करा रहे। कई लोग कह रहे कि हम IAS की तैयारी कराना चाहते हैं, IPS पैदा करना चाहते हैं अपने समाज में, इसलिए उनकी कोचिंग खोली जाए और उनको मदद पहुंचाया जाए। ये बहुत आगे की बात है। हम IAS और IPS तब बना पाएंगे जब बच्चा हायर एजुकेशन में इनरोल होकर खुद को ग्रेजुएट कर लेगा। हम प्रिमिटिव स्टेज में जब स्कूल एजुकेशन ख़त्म हो जाता है तो हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट की पहल कर चुके हैं, और इसमें हम काफ़ी सफल भी हैं। 11,000 सीटों पर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी जाति, किसी धर्म के लोगों को इस योजना से जोड़कर इनरोल करके भारत का GER बढ़ाना चाहते हैं, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना चाहते हैं। कोचिंग खोलकर हम स्कूल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो लोग कोचिंग खोल कर चला रहे हैं, हो सकता है उनमें से 90% या 10% अच्छे हों। 90% के बारे में मेरी राय ठीक नहीं। मेरा मानना है कि वो हर कोचिंग जो 9 से 5 चल रहा है वो स्कूल को डैमेज करने की एक बेहतरीन व्यवस्था है, जिसके ऊपर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम हो। X30 हो, X80 हो, X30 हो, X60 हो, नॉट एन इशू। बट हमें यह समझना होगा कि एक कोचिंग व्यवस्था किसी भी स्कूल को फायदा नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि हमने देखा है पूरे कोटा को, हमने देखा है पटना के उन कोचिंग बाजार को, हमने देखा है कानपुर के उन कोचिंग बाजार को, जहां पे हमारी टीम जब सर्वे करती है तो बच्चे ये बताते हैं कि वो इस पटना शहर के निवासी नहीं हैं, वो कोटा के निवासी नहीं हैं, परंतु लंबे समय से वो वहाँ पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं। जब उनसे ये पूछा जाता है कि क्या वो किस स्कूल और किस बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं, तो वो ये बताने में हिचकिचाते हैं कि उनके सामने
जिन स्कूल्स का नाम पूछा जा रहा है वो छात्र को ही नहीं पता कि उनका स्कूल उस ज़िले में जिस नाम से उनका एनरोलमेंट हुआ है वो स्कूल कहाँ है। ऐसे हज़ारों छात्रों से हमारी टीम ने कई वीडियोस जनरेट किए हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम उस वीडियो को आपको चला कर दिखा सकते हैं। कहना क्या चाहते हैं, कोचिंग किसी भी समस्या का हायर एजुकेशन में हल नहीं हो सकता। हम कोचिंग में कोई सपोर्ट नहीं करने जा रहे। हमने जो पहली वीडियो माइनॉरिटीज़ के लिए डाली थी उसमें सैकड़ों दानिश्वरों ने हमें फ़ोन करके ये अपील किया कि उनके इलाकों में कोचिंग खोला जाए ताकि बच्चों को हम अच्छी क्वालिटी डिलीवर कर सकें। हमने पहले उस वीडियो में अपील किया कि काइंडली हम इस बात को समझें, दानिश्वर इस बात को समझें, पढ़ा लिखा समाज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बात को समझे कि 9 से 5 की जो कोचिंग व्यवस्था है वो स्कूल के उस योजना को जो सरकार बहुत मजबूती से लागू करना चाहती है और लागू करके उस स्कूल को चलाना चाहती है आपके मोहल्लों में, उसको हम डैमेज कर रहे हैं। तो हमारा ट्रस्ट, हमारी योजना संकल्प का किसी भी कोचिंग प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। हम उस योजना को बहुत ही सुंदर तरीके से आपको 2 लफ्ज़ों में समझाना चाहते हैं कि कोई भी छात्र किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का 10वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, +2 के बाद 50% की मात्र परसेंटेज में अपने पढ़ाई के लिए, आगे की कोई भी एजुकेशन लेने के लिए MBBS को छोड़कर, 5 साल की मेडिकल कोर्स को छोड़कर किसी भी कोर्स में खुद को इनरोल कर सकता है। उसको खाने, रहने और एग्ज़ाम फीस के अलावा किसी तरह की कोई रकम नहीं देनी होगी। इसके लिए वो बच्चा अगर फ़ोन पे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहता है, वो देश के किसी भी कोने में रहता है, मैं उससे सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि ये एक ऐसी पहल है जिसमें बच्चा 1 दिन के लिए आता है, काउंसलिंग में बैठता है और सेम डे हम उसे उसी के प्रदेश में कोशिश करते हैं, उसी के प्रदेश के आसपास देश के किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में उसकी इनरोलमेंट सेम डे काउंसलिंग के बाद कर देते हैं। बजाय इसके कि अब 1.5 महीने में वो क्वेश्चन करे, अपने पेरेंट्स को लेकर वो आए, इस काउंसलिंग में हिस्सा बने और अपनी सीट अलॉट कराएं, ना कि घर बैठे उसको। कई बच्चे ऐसे सवाल करते हैं, क्या ये काउंसलिंग में आना पड़ेगा? कैसा मजाकिया सवाल है। क्या वो काउंसलिंग में बिना आए हम उसको ये होम डिलीवरी कर सकते हैं एडमिशन? इट्स नॉट पॉसिबल। इस तरह के सवाल से एक गुमराह समाज साफ साफ अपने आप को गुमराही के उस रास्ते पे चलाना चाहता है कि बिना तहकीक के, बिना आए, बिना इंक्वायरी किए, बिना विजिट किए वो नामांकन में अपने स्कॉलरशिप की पूरी फीस भी चाहता है। इट्स नॉट पॉसिबल। फ़ोन पे बातें करी जा सकती हैं, फ़ोन पे मुहिम को एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन ऐसे कोई सवाल का जवाब शायद हमारे वीडियोस में नहीं रहा कि हमने उसकी वीडियोस में उन सवालों के जो सवाल छात्रों के ज़रिए आए उसका जवाब नहीं दिया। थोड़ी सी कोशिश ये करने की ज़रूरत है कि आपके रिलेटेड सवाल का जवाब हमारे ही YouTube चैनल पे हमारे ज़रिए पढ़ रहा बच्चा देता है। जैसे सवाल ये है कि हमारी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, वो बच्चा ही कह रहा है कि मैं जॉब में हूँ और मेरी जॉब लगी। सवाल ये है कि क्या मुझे ये पैसा वापस करना होगा, वो पढ़े लिखे सैकड़ों वीडियोस में बच्चा ये कह रहा है कि हमने पढ़ाई कर ली, हमें कोई पैसा वापस नहीं करना पड़ा। सवाल ये है कि क्या आप पढ़ने के बाद ये पैसा वापस लेंगे, बच्चा खुद अपनी वीडियो में जवाब दे रहा है कि हमने पढ़ाई करने के बाद अंबर सर को, रोज़ माइंड के चेयरमैन को और ट्रस्ट के सारे सदस्यों को चॉकलेट ला के देना भी ज़रूरी नहीं समझा। सवाल ये है कि क्या मेरे बच्चे जो एडमिशन लेंगे उनको वहाँ उस कॉलेज के अंदर में अलग अलग तरीके से देखा जाएगा। बच्चा खुद ही बता रहा है कि हमारे क्लास में 60 बच्चों में रोज़ माइंड का सिर्फ 9 बच्चा हुआ करता था और हमने कभी अपने उस कॉलेज में अपने आप को रोज़ माइंड का छात्र कहकर पुकारते किसी को नहीं देखा, क्योंकि किसी के माथे पे न लिखा होता है कि हमने ये नामांकन रोज़ माइंड के ज़रिए प्राप्त किया है। हर एक बच्चा कॉलेज का होता है और कॉलेज के प्रांगण में उसे अलग दिशा में नहीं देखा जाता।
सवाल ये आता है कि जो बच्चे नामांकन लेने आ रहे हैं, क्या उनकी स्कॉलरशिप जो सरकार द्वारा आएगी वो आप रख लेंगे? पहली बात, उन जाहिलों को समझाना बड़ा मुश्किल है जो लोग ये सवाल बिना पूछे कमेंट में ये लिख रहे हैं। पर अगर कोई एक दानिश्वर ये सवाल पूछ रहा है तो उसको ये जवाब देना बहुत सही लगता है कि किसी भी छात्र छात्रा का सेंट्रल या स्टेट स्कॉलरशिप उस बच्चे के बैंक में आता है, ना कि किसी एनजीओ में उसका स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जो भी छात्र खाने पीने की रकम 60,000 65,000 रुपया ईयरली जो कॉलेजेस को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वही छात्र अगर ओबीसी हैं, वही छात्र अगर माइनॉरिटी हैं, वही छात्र अगर एससी एसटी कैटेगरी के हैं, उन छात्रों की जो स्कॉलरशिप सरकार द्वारा आती है, उन्हीं स्कॉलरशिप के ज़रिए वो छात्र अपने हॉस्टल की रकम जमा कर सकते हैं। इन किसी भी स्टेट की स्कॉलरशिप, किसी भी माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप, सेंट्रल स्कॉलरशिप से रोज़माइन ट्रस्ट के इस योजना का कोई लेना देना नहीं। कई लोग ये पूछते हैं कि क्या ये क्रेडिट कार्ड योजना की तरह है? रोज़माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट 2013 की मुहिम से इस प्रोग्राम को उस वीडियो के माध्यम से इसी शपथ के साथ चला रहा है, जब इस प्रदेश के अंदर में इस तरह की कोई क्रेडिट कार्ड योजना और दहेज प्रथा के खिलाफ ऐसी कोई संकल्प किसी भी सरकार द्वारा नहीं चलाया जा रहा था। ये योजना किसी से प्रभावित नहीं है, बल्कि कई प्रदेश के मुख्यमंत्री, कई प्रदेश के राज्य मंत्री और कई प्रदेश के दानिश्वर इस योजना से प्रभावित हुए हैं। ये योजना वो हर दानिश्वर को प्रभावित करती है जो सच में ये समझते हैं कि भारत में किसी भी छात्र, एक छात्र की मदद करना ही बहुत बड़ा एक उद्देश्य है, बहुत बड़ा एक मिशन है और बहुत बड़ा एक कामयाब तरीका है। और हमने अपने इस ट्रस्ट के ज़रिए, इस योजना के ज़रिए, इस मिशन के ज़रिए 11,786 सीटों पर बच्चों के नामांकन का ऐलान किया है और इस ऐलान के बाद हज़ारों हज़ार छात्रों ने नामांकन की प्रक्रिया में ख़ुद को शामिल करके उनकी खुद की वीडियोस अपलोड करने में हमें मदद की है और वो वीडियोस में खुद एक शपथ का हिस्सा बने हैं। मैं 2020 के कोरोना के समय उन बच्चों के वीडियोस की बात कर रहा हूँ। मैं 19 की बात नहीं कर रहा, मैं 18 की बात नहीं कर रहा, मैं 17 की बात नहीं कर रहा, मैं 2008 की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ आज करंट उन इस सेशन की, जब अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 से 22 दिन बचे हैं नामांकन के लिए। अभी भी आप घर बैठे अगर सवाल पूछ रहे हैं, बेहतर तो ये हो कि अब आप 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 रुपया लगाकर किसी भी तरीके से ट्रस्ट की ऑफिस आइए और आने के बाद अगर आपको लगे कि आप संतुष्ट होकर नहीं जा रहे हैं, आपका पैसा बेकार हो रहा है, तो मुझसे अवैस अंबर मैं इस वीडियो में वचन देता हूं आपको कि आने और जाने का खर्च भी मुझसे ले जाइए। मैं आपको वचन देता हूं, लेकिन आप किसी भी मेडिकल कोर्स के लिए मत आइए। मेरे पास 5 साल की कोई भी डॉक्टरेट डिग्री नहीं है। आप किसी भी 2 साल के डिप्लोमा कोर्स के लिए, 3 साल के डिप्लोमा कोर्स के लिए, 4 साल के डिग्री कोर्स के लिए और 5 साल का एक ही कोर्स मेरे पास है, वो है लॉ फॉर 5 ईयर। आप आ सकते हैं किसी भी इस तरह के कोर्सेज़ के लिए देश में, चाहे आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं। लेकिन याद रखें कि हमारा ट्रस्ट किसी भी बच्चे का नामांकन किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं करेगा। हमारा ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ किसी छात्र का, चाहे वो किसी धर्म विशेष, किसी जाति का हो, उसका नामांकन सिर्फ राज्य की यूनिवर्सिटी में किया जाएगा। हम उसे पूरा मौका देंगे उसको अपने ड्रीम स्ट्रीम को चुनने का। हम उसे पूरा मौका देंगे उसे पसंदीदा राज्य चुनने का और सीट की अवेलेबिलिटी पर उसको टॉप मोस्ट कॉलेजेस अलॉट किए जाएंगे। मैंने फिर से कहना है कि सेक्शन 12F, 2F एंड 12B, सेक्शन
2F एंड 12B जैसे अप्रूव्ड संस्थानों के साथ अगर संस्था ने, ट्रस्ट ने, हमने MOU किया है, तो ऐसी कितनी संस्थाएं भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में लिस्टेड हैं, आप देख सकते हैं। हमने एरोनॉटिक्स, एरोस्पेस, 3D, माइनिंग, पेट्रोलियम जैसे, मरीन जैसे प्रोजेक्ट ला करके ये साबित कर दिया है कि ये सिर्फ गरीबों का प्रोजेक्ट नहीं है। हमने ये साबित कर दिया है बी फार्मा, नर्सिंग, BSc नर्सिंग, INC अप्रूव्ड नर्सिंग को ला करके कि ये उन ज़रूरतमंद परिवारों का के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो अब बिना डोनेशन के और बिना बड़े पैसों के नामांकन का सपना भी नहीं देख सकते। हमने उनके लिए ये प्लेटफॉर्म लाके ये साबित कर दिया है कि हम एजुकेशन माफिया के खिलाफ ये मुहिम सकारात्मक दिशा में चला रहे हैं। ये और बात है कि घर बैठे आप कोई अपने मन से ही कोई फैसला कर लें और कोई पहल करे बगैर, अपने एक कदम को बढ़ाए बगैर आप नाकामयाब हो जाएं और इसका दिन भर रात भर अफसोस हो आपको, बजाय इसके एक बार अपने मिशन में, अपने कामयाबी के इस रास्ते के लिए ट्रस्ट की ऑफलाइन ऑफिस जो कि आपके नज़दीक प्रदेश में भी हो सकती है, यदि नहीं है तो आप ट्रस्ट के पटना ऑफिस आएँ। भारत के हर कोने कोने में हमारे एसोसिएट्स काम कर रहे हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स काम कर रहे हैं। भारत के कोने कोने में कई अभिभावक जो हमसे जुड़े हैं, जो अपना बच्चा पढ़ा रहे हैं, वो हमारे लिए पैरवीकार हैं, आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कई देश में छात्र जो हमारे माध्यम से पढ़ रहे हैं, वो आप तक पहुंचना चाहते हैं। आप अकेले एक कदम बढ़कर देखिए, हम आपके पास 10 कदम बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप जुड़ सकते हैं हमसे छात्र के रूप में, खुद के अपने सपने पूरा करने के लिए। आप जुड़ सकते हैं मेंटर के रूप में, हमें गाइड करने के लिए, हमें दिशा देने के लिए। आप जुड़ सकते हैं समाज को न्याय दिलाने के लिए, समाज में शिक्षा माफियाओं के खिलाफ इस अभियान में जीत पाने के लिए। एक कोऑर्डिनेटर के रूप में और एसोसिएट के रूप में आप जुड़ सकते हैं इस खूबसूरत मुहिम से। क्यों बार बार आप कहते हैं कि हमने एक अच्छी मुहिम सोची है, देखी है, बोली है, बनानी है? क्यों इस सोच और इस बनाने वाली मुहिम से बेहतर बनी हुई मुहिम का हिस्सा बन करके, चल रही मुहिम का हिस्सा बन करके, कामयाब हुई मुहिम का हिस्सा बन करके इस देश में एक अच्छी योजना को सफलता के रूप में चलाने के लिए हमारे साथ जोड़कर, इस योजना में हमारा साथ देकर, इस ट्रस्ट को अपने परिवार का एक सदस्य बनाने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका वेलकम करते हैं। आप हमारे साथ इतने देर तक जुड़े रहे, इसके लिए हम फिर से आपसे अपील करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल पे आइए, Facebook पे आइए, हमारे साथ WhatsApp में, हमें ग्रुप में अपने लोगों के बीच ले जाइए। हमारी टीम आपका ही एक परिवार है। हम आपके साथ जुड़कर इस देश में एक अच्छी कामयाब मुहिम चला रहे हैं। आप हमारी इस ट्रस्ट की इस मुहिम में जुड़कर हमारी मदद कीजिए और उन बच्चों को भी इससे मदद करने में आपको आसानी मिलेगी। हम आपको अपने साथ एक कोऑर्डिनेटर के रूप में, परिवार के रूप में, मेंटर के रूप में भी देखना चाहते हैं, एक अभिभावक के रूप में, एक छात्र के रूप में। इतने अच्छे दिनों में ये वीडियो बनाने का मुझे मौका मिला, आपके बीच बात करने का समय मिला। हैप्पी नवरात्रा, नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को। ये बहुत ही अच्छा समय है कि हम लोग एक साथ कोरोना की लड़ाई के बाद इस पावन पर्व में आपसे ये भी कामना करते हैं कि आप हमारे इस ट्रस्ट के इस योजना में काम कर रहे लाखों हज़ारों छात्रों के जो सड़कों पे हर दिन घूम रहे हैं, जो हर दिन लोगों के दरवाजे नॉक करें, उनके लिए दुआएं करेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे भगवान से कि वो इस महामारी से बचकर इस योजना की सफलता में आगे बढ़ें। थैंक यू।